अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। आज हमारी CSS कंप्लीट कोर्स का फाइनल पार्ट है। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट CSS कॉन्सेप्ट्स को थ्योरी के थ्रू समझेंगे और लेक्चर के एंड में एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्ड करेंगे। आज का फोकस होगा हमारा एडवांस CSS यूनिट्स पे, CSS वेरिएबल्स पे, गार्डियंस जो हम लोगों ने पहले ही कर लिया, शेडो, फिल्टर्स, ओवरफ्लो, जेड इंडेक्स, CSS सिग्निफिकेंट्स, इंस्टेंस, फॉर्म स्टाइलिंग, फोकस स्टेट, एक्सेसिबिलिटी बेसिस और फाइनली कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज हमारा CSS का एंड हो रहा है। दैन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू फंक्शंस को, एक न्यू लैंग्वेज को, ताकि आपका जो बिल्डअप कोर्स है वो अपग्रेड की तरफ जाता रहे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडवांस CSS यूनिट की। CSS में डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे कि PX फिक्स मेजरमेंट के लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है? PX फिक्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, परसेंट का एलिमेंट किसके लिए होता है? अकॉर्डिंग टू साइज़ के लिए। और EM का जो होता है वो होता है पेरेंट करंट या एलिमेंट की फ़ॉन्ट साइजिंग के लिए रिलेवेट करता है। और REM क्या करता है? रूट HTML को फ़ॉन्ट साइज़ के रिलेटिव करता है। और किस तरीके से वर्क करता है वो सारी चीज़ें आप लोग वो मैं थ्योरी के अंदर समझा देता हूँ। रूट क्या होती है? जड़ होती है, ठीक है। HTML की क्या है हमारे पास? HTML रूट क्या है? HTML है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है? उसको रिलेवेट करता है, रिलेट करता है उसके साथ, तो उसके लिए हम लगाते हैं REM। अच्छा, फिर उसके बाद आता है इसके अंदर क्या लगाते हैं हम लोग? व्यू पोर्ट की हाइट या परसेंटेज बनाने के लिए हम इसके अंदर व्यू कर्व लगाते हैं। अच्छा, व्यू की विड्थ लगाने के लिए तो विड्थ वी मिन आएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। तो जैसे कि हम लोग इसके अंदर हाइट में स्मॉलर स्टेशंस ले रहे होते हैं या अकॉर्डिंग लगाते हैं तो वी मैक्स लगता है। व्यू की अकॉर्डिंग या किसकी विड्थ या हाइट से लार्जेस्ट डिसमिनेशन के अकॉर्डिंग वी मैक्स लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कि रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ फिक्स पिक्सेल्स के लिए कंपनसेशन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं CSS वेरिएबल्स की। CSS वेरिएबल्स का पर्पस होता है रिपीटेड वैल्यूज़ को सेंट्रली मैनेज करना है। सपोज़ के तौर पे वेबसाइट में सेम रेड कलर 20 जगह यूज़ हो रहा है, तो अगर कलर चेंज करना हो तो 20 जगह एडिट करना अनोइंग है। तो CSS वेरिएबल के थ्रू हम एक सेंटर वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं और पूरी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। इशू के तौर पे क्या आता है? कोड क्लीन होता है, देन थीम चेंज करने में आसान होता है, मेंटेनेंस इजी होती है और लार्ज प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए इज़र होता है। अच्छा, ये क्या था? हमारा CSS वेरिएबल था। CSS वेरिएबल की शॉर्ट डेफिनेशन है कि CSS वेरिएबल का पर्पस रिपीटेड वैल्यूज़ को सेंट्रली मैनेज करना है। सपोज़ कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक जगह बहुत सारी जगहों पे क्या 20 जगहों पे सपोज़ कर लें कि रेड कलर लगा हुआ है, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसके लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोड इससे क्या होता है? कोड हमारा क्लीन रहता है, ठीक है, मेंटेनेंस इजी होती है, लार्ज प्रोजेक्ट्स में मैनेज करना ईजीली रहता है। अच्छा, फिर अब हम बात करते हैं CALC की। CALC ब्रैकेट्स CSS के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव लेआउट में यूज़फुल है। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ये होता है कि 100% विड्थ या माइनस फिक्स स्पेसिंग, इसे हम डायनेमिक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? डायनेमिक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मिन मैक्स और क्लैम्प का क्या वर्क होता है? ये मॉडर्न रिस्पॉन्सिव CSS के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे मिन अवेलेबल वैल्यूज से स्मॉलर क्या करता है? एप्लीकेबल वैल्यू चूज़ करता है। मैक्स क्या करता है? वैल्यू में लार्जर एप्लीकेशन वैल्यू चूज़ करता है। और सी लैम्प क्या करता है? ये पंक्चुअल पावरफुल है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मिनिमम, प्रीफर्ड और मैक्सिमम का। रिस्पॉन्सिव हेडिंग के लिए क्लैम्प काफ़ी यूज़फुल होता है।
क्योंकि स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग टेक्स्ट स्मूथली एडजस्ट हो सकता है। अच्छा ये क्या है, ये अब जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट भी कर रहे होंगे ना, तो इसको भी हम लोग कवर करते रहेंगे लाइक अ प्रैक्टिकल वे के अंदर। बट मेरा ये आपको इसलिए बताना है कि क्योंकि ये मेजर्स होते हैं, ये थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, ताकि ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको ये बता दें, क्योंकि बाकी जो होते हैं वो कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा जो कोर्स है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे थ्योरी के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। दैन मैं इसके नोट्स वगैरह जो हैं वो CSS के एंड में इसके नोट्स में दूंगा प्रॉपर, ताकि आप इसको आसानी से रीड आउट कर सकें, इसकी हर चीज़ इसको बता दें। दैन मैं आपको इसके प्रोफेशंस बता सकूँगा। दैन इसका सोर्स कोड आपको चाहिए होगा, तो सोर्स कोड भी आपको आसानी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा CSS गार्डियंस हमने पढ़े थे। CSS गार्डियंस का क्या होता है, ये कलर से दूसरे कलर में स्मूथली ट्रांजिशन क्रिएट करता है। मैनी टाइप से लीनियर गार्डियंस है, रेडियल गार्डियंस है, मल्टीपल गार्डियंस हैं। तो इसके अंदर क्या करता है, गार्डियन डायरेक्शन में मूव करता है। रेडियल गार्डियन क्या करता है, गार्डियन के सेंट्रल पॉइंट से सेपरेट होता है। मल्टीपल गार्डियन क्या करता है, मल्टीपल गार्डियंस कंबाइन करके एडवांस बैकग्राउंड क्रिएट किया जा सकता है। मॉडर्न वेबसाइट में गार्डियंस बैकग्राउंड बटन्स और कार्ड्स और हीरो सेक्शंस में कॉमनली यूज़ होते हैं। अच्छा बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो का भी आपको पता है कि बॉक्स शेडो क्या होता है, एलिमेंट्स के अराउंड डीप क्रिएट करता है और कार्ड्स और बटन में यूज़ होता है। और टेक्स्ट शेडो क्या करता है, टेक्स्ट के पीछे शेडो क्रिएट करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल, शेडो का ओवर यूज़ मत करना। प्रोफेशनल UI में सबटेल शेडो यूजली ज़्यादा क्लीन लगती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं फ़िल्टर की। CSS फ़िल्टर में इमेजेस और एलिमेंट्स के विजुअल अपीयरेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉमनली इफेक्ट ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्सर्ट, ग्रेसले, स्टैचुएंस, ओपेसिटी, इसका यूज़ इमेज होवर और इफेक्टली और विजुअल इफेक्ट में होता है। अच्छा फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैकड्रॉप इसकी फ़िल्टर की। बैकड्रॉप फ़िल्टर क्या करता है, एलिमेंट के पीछे वाले कंटेंट को विजुअली मॉडिफाई करता है। सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि ग्लास मॉडर्न ग्लास स्टाइल नेविबार या कार्ड बनाने के लिए ब्लर इफेक्ट यूज़ किया जा सकता है। अच्छा इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट क्या करता है कि इमेज के साथ काम करता है। वर्क बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है। सपोज़ एक कार्ड के फिक्स इमेज एरिया है, लेकिन इमेज का एक्सेप्ट रेशो डिफरेंट है, तो ऑब्जेक्ट फिट लगाने से डिसाइड करता है कि इमेज कंटेनर के अंदर कैसे फिट होगी। कॉमन वैल्यूज़ कवर, कंटेंट और फिल है, ठीक है। कवर कार्ड्स और थंबनेल में कॉमनली यूज़ होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट फिट के साथ ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज की विजिबली पोजीशन को पोजीशनिंग और कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ये पर्टिकुलरली क्रॉप्ड इमेजेस के लिए यूज़फुल है। ओवरफ्लो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंटेंट कंटेनर या बाहर निकलने को। तो जैसे कोई हम लोग इमेजेस लगाते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिव से बाहर आ रही हो, तो उसके लिए ओवरफ्लो लगाया जाता है। तो इसके अंदर क्या लगाता है, विजिबल, हेडिंग, स्क्रॉल और ऑटो। कार्ड्स में ओवरफ्लो हिडन कॉमनली यूज़ होता है, स्पेशली जब इमेज या एनिमेशन कंटेनर के बाहर जा रही हो। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं Z इंडेक्स की। Z इंडेक्स एलिमेंट्स के स्केचिंग ऑर्डर्स कंट्रोल करता है। अगर दो एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो Z इंडेक्स डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर नज़र आए। लेकिन याद रखना Z इंडेक्स की हर सिचुएशन में मैजिक नंबर नहीं है। पोजीशन और स्ट्रेचिंग कॉन्टेक्स्ट है मैटर करता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा फिर उसके बाद CSS स्पेसिफिसिटी है। अगर एक एलिमेंट को मल्टीपल CSS रूल टारगेट कर रहे हैं तो ब्राउज़र डिसाइड करता है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। जनरल HARC होगा, ID होगा, क्लास होगा, प्रेस्यूड होगा, क्लास होगा या एलिमेंट होगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी समझना इम्पॉर्टेंट है, वरना CSS में कभी कभी मैंने कलर चेंज किया था लेकिन चेंज ही नहीं हो रहा था। ये वो वाली सिचुएशन आ जा सकती है। तो ये देखना ये थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है, लेकिन ये हो जाता है
मैंने भी किया था, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा था कि कलर्स का मसला ये हो रहा था कि जब मैं कलर्स दे रहा था तो लेकिन इसका कलर ही चेंज नहीं हो रहा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंट्रिजेंसी। सीएसएस में कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से चाइल्ड एलिमेंट को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स का टेक्स्ट कलर सेट हो तो चिल्ड्रन को भी वही कलर मिल सकता है जब तक चाइल्ड अपना रूल ओवररीड ना करे। इनहेरिटेंस कोड को शॉर्टर और क्लियर बना सकता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट किसी सीएसएस रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी को सिग्निफिकेंट इंक्रीज करता है, लेकिन प्रोफेशनल सीएसएस में इसका अननेसेसरी उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर हर जगह इम्पोर्टेंट लगाना शुरू कर दिया तो सीएसएस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। रूल पहला, स्पेसिफिसिटी क्या है हमारे पास, और सीएसएस स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मैनेज करो। इम्पोर्टेंट को लास्ट रिजॉर्ट समझो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म स्टाइलिंग की। प्रोफेशनल वेबसाइट में फॉर्म्स भी प्रॉपर्ली डिज़ाइन होने चाहिए। सीएसएस में हम इम्पोर्टेंट इनपुट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, पैडिंग, फॉन्ट्स, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट एरिया, बटन्स, फोकस स्टेट, एरर सक्सेस स्टेट सब स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। फोकस स्टेट क्या होता है? यूज़र जब कीबोर्ड से इनपुट या बटन सेलेक्ट करे तो विजिबल फोकस स्टेट इम्पॉर्टेंट है। या एसेबिलिटी जो है, इसके लिए क्या यूज़ होगा? फोकस इंडिकेटर को अननेसेसरी रिमूव नहीं करना। अगर डिफ़ॉल्ट आउटलाइन रिमूव कर रहे हैं तो उसकी जगह प्रॉपर विजिबल फोकस स्टाइल प्रोवाइड करना ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फाइनल कॉन्सेप्ट की। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब सिर्फ मोबाइल पर वेबसाइट छोटी कर देना नहीं है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में लेआउट चेंज होता है, कॉलम्स रिड्यूस होते हैं, टेक्स्ट साइज होता है, नेविगेशन एडजस्ट होती है, बटन रीसाइज रीरेंज होते हैं, इमेज एडेप्ट होती है, स्पेसिंग चेंज होती है। हम यूजली मीडिया क्यूरीज के थ्रू डिफरेंट स्क्रीन साइज हैंडल करते हैं। अच्छा, अब थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। हम चलते हैं अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट की तरफ। वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट की हम वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट में हम रिस्पॉन्सिव नेव बार, हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कोर्स कार्ड, वाई चूज यू अस, स्टैटिस्टिक, टेस्ट मॉन्टेलेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, फुटर, हावर, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, एनिमेशन, गार्डियन, सीएसएस वेरिएबल, रिस्पॉन्सिव लेआउट एंड मोबाइल डिज़ाइन, हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे पेज के ऊपर। देन अब इसको हम लोग करना सोचते हैं। अब ऊपर वाला कंप्लीट HTML और CSS का कोड इसी फाइनल प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस लेक्चर में हमने रिपेयरिंग टॉपिक्स को अलग अलग मिनी प्रोजेक्ट्स में तोड़ने के बजाय फाइनल वेबसाइट के अंदर प्रैक्टिकली कनेक्ट करना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी HTML की कोड को कंप्लीट करेंगे, देन हम CSS के कोड को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML के कोड को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं ताकि हम लोग इसको कर सकें। तो HTML के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, HTML का कोड रेडी कर लेता हूँ, देन फिर मैं आपसे मिलता हूँ ताकि हम उसके अंदर CSS अप्लाई करें। या मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ ही चलता हूँ ताकि आप समझ भी सको कि किस तरीके से ये कोड लगाया जा रहा है, किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों ने ID क्रिएट की हैं, हम लोगों ने CSS क्रिएट की है, आइकन्स कोर्स और से लगाए हैं। या मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्किप कर देता हूँ HTML को, देन मैं डायरेक्ट CSS के ऊपर लेकर आऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरीके से लगाया जा रहा है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा समझना कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर किस तरीके से हमने इसको मैनेज किया है, ठीक है। मैं सबसे पहले HTML तैयार कर लेता हूँ, देन उसके बाद CSS अप्लाई हम लोग साथ मिलके करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने HTML की फ़ाइल को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम CSS की तरफ चलते हैं। CSS को हम लोग अब कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से अच्छा लगता है, किस तरीके से हम इसके अंदर कलर्स देते हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर पैडिंग्स देते हैं, इसके अंदर हम लोग इसको अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने कोड की तरफ, देन मैं आ गया हूँ CSS में और सबसे पहले हम लगाएंगे सिलेक्टेड। तो सिलेक्टर लगाने के लिए अब क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्टेड लगाओगे, देन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मार्जिन
ये आई थिंक ये आपको याद होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। देन इसके बाद बॉक्स साइजिंग, अच्छा ये तो हमारा हो गया एक मेन, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे वेरिएबल्स को। अब यहाँ पे समझिएगा, तो वेरिएबल्स को लगाने के लिए आप क्या करोगे, रूट अच्छा मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, इसी को कॉपी करके मैं अब क्या करूँगा, रेडी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रेडी करके इसको रेडी कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। हमने यहाँ पे रेड लगाया है, तो इसी के नीचे हम आ जाते हैं, वापस से आप देंगे अंडरस्कोर, ठीक है। वापस से प्राइमरी देंगे, प्राइमरी अंडरस्कोर डार्क, कॉलन, इसके अंदर हम वापस से देंगे हैशटैग ए एट, ठीक है। मैंने 4 0 दे दिए हैं। देन इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये रेड हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद हम वापस से नीचे आते हैं, इसको स्पेस क्लियर कर लेंगे, ये डार्क, वापस से आएंगे और अब यहाँ पे वापस से कलर देंगे 070707, ठीक है। ये ब्लैक हो गया। उसके बाद वापस से हम नीचे आएंगे, डार्क, अच्छा सॉरी यहाँ पे डार्क आएगा 2, अच्छा। अब इसके बाद वापस से कलर देना है हमने, तो कलर कैसे देंगे, हैशटैग 0D0 0D0 D0D, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट कलर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा इसके बाद हम वापस नीचे आएंगे और यहाँ पे देंगे कार्ड, ठीक है। कार्ड के बाद हैशटैग 151515, ओके। ये मैंने कलर दे दिया। देन वापस से मैं नीचे आ जाता हूँ। अच्छा अब इसको मैं एक्चुअल वाइट दूंगा, ठीक है। हैशटैग FF, ठीक है। मैंने यहाँ पे वाइट कलर दे दिया है। मैं चाहूँगा यहाँ पे दूंगा म्यूटेड, दिया। इसके अंदर भी कलर देंगे हम। अच्छा बहुत लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ और स्लो टाइपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके और समझ में आ सके।
ठीक है, ये भी मैंने दे दी। अच्छा, अब इसके अंदर हम बॉर्डर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हम बॉर्डर देंगे, तो बॉर्डर देने के लिए वापस से लगाएंगे। अच्छा, इसके अंदर बॉर्डर कैसे देना है, बॉर्डर भी आप ऐसे ही रोके, लेकिन थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके बॉर्डर देना है हमने। बॉर्डर बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के बाद अब इसके अंदर हम क्या देंगे, RGBA देंगे। RGBA किस तरीके से देना है, मैं नीचे आ जाता हूँ, कंट्रोल Z करके शिफ्ट एंटर। ठीक है, RGBA ब्रैकेट्स। अच्छा, इसके अंदर 255 और 255 देना है। ठीक है, 3 दफ़ा 255 देने के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 0.08 दे देना है। ठीक है जी, अब इसको कर लेना है अपने यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, रेडियस लगाते हैं। रेडियस ठीक है, रेडियस देंगे। रेडियस कितना देना है हमने, 16 px देना है। तो 16 px आप डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिखोगे, 16 px। ठीक है, सिक्सटीन px देंगे। अब इसके बाद वापस हम आ जाते हैं और इसके अंदर अब देंगे हम शेडो। शेडो देंगे। अच्छा, शेडो हम कितना देंगे, 0.20 px देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 60 px देंगे। उसके बाद 8GBA देंगे वापस। ठीक है, RGBA ब्रैकेट्स, वापस से 40। ठीक है, 40 देने के बाद अपने अब क्या करना है, जो फोर्थ वाला ज़ीरो है उसके अंदर 0.35। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक तरीके का वेरिएबल रूट जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसको एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि ये किस तरीके से लग रहा है। तो ये देखिए, हमारा HTML जो है वो इस तरीके का है। ठीक है, देन अब इसको हम लोग CSS के अंदर कन्वर्ट करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अब इसके अंदर HTML को लगाते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ वो मैं स्किप कर दूंगा। देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका हाफ कोड करके देन मैं आपसे मिलता हूँ।
मैं आपको इसका फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ आएगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे दूँगा, इसको वर्बल बता दूँगा कि मैंने क्या किया है इसके अंदर, किस तरीके से इसको अप्लाई किया है। ठीक है, मैं आपको ये करके मिलता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, मैंने पूरी वेबसाइट की CSS कोड कर लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। तो रूट हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया था आपके सामने। देन उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल की। ग्लोबल क्या हो गया, हमारा HTML का जो कोड है, हमारे HTML का जो बिहेवियर है वो उसका हमने क्या किया, उसको स्मूथ कर दिया। उसके बाद बॉडी को हमने CSS लगाया। बॉडी के अंदर हमने क्या क्या लगाया है, बॉडी के अंदर हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली, अराइवल और अट्रैक्ट हेले टेक टेप लगाया है, सेंस स्क्रिप्ट लगाया है, बैकग्राउंड वी आर डार्क कलर, और इसके अंदर वेरिएबल्स मैंने यूज़ किए हैं। वेरिएबल इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने लाइन किया है, इसके अंदर मैंने ओवरफ्लो यूज़ किया है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक जो हमारा सैम्पल था मैंने HTML के कोड से उठाया। देन मैंने यहाँ पर ले दिया। तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो ए हमारे पास क्या आ गया, होम का आ गया। तो हमने ए का क्या किया है, ए को कलर दिया है, इन रेड दिया है, और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या दिया है, नन दिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने बटन के अंदर क्या लगाया है, बटन के अंदर मैंने इनपुट टेक्स्ट एरिया लगाया है, फ़ॉन्ट क्या कर दिया, एंट्री हेड कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेव बार की बारी आती है। तो नेव बार के अंदर मैंने क्या किया, पोजीशन क्या कर दी है, स्टिक कर दी है, और टॉप क्या कर दिया, 0 कर दिया, जेड इंडेक्स क्या कर दिया, 1000 कर दिया, और विड्थ क्या कर दी है, 100% कर दी है। पैडिंग मैंने 18px 6% कर दी है। डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया। अलाइन आइटम मैंने सेंटर लगाया है। जस्टिफाई कंटेंट क्या किया है, स्पेस बिटवीन किया है, गैप 25px कर दिया है। बैकग्राउंड RGB है 777 का लगाया है। बॉर्डर बॉटम लगाया है मैंने 1px सॉलिड वेरिएबल, इसके अंदर क्या लगा दिया, बॉर्डर का लगा दिया, ठीक है। बैकड्रॉप लगाया है, फिल्टर लगाया है, यहाँ पे ब्लर का लगाया है। देन उसके बाद मैंने लोगो के ऊपर काम किया है। लोगो के अंदर मैंने क्या किया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, फ़ॉन्ट वेट दिया है, लेटर स्पेसिंग दिया कि लेटर के स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि स्पेस क्रिएट हो जाना लेटर्स के दरमियान या बीच के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लोगो स्पैन लगाया है, उसके बाद फुटर लोगो स्पैन लगाया जिसके अंदर मैंने कलर दिया है, और उसके बाद मैंने वेरिएबल दिया है प्राइमरी, ठीक है। फिर उसके बाद नेव लिंक किया है, डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम किया है, सेंटर और गैप मैंने दिया है 28px का। फिर उसके बाद नेव लिंक को मैंने अच्छा तरीके से नेव लिंक्स ए को मैंने कलर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ दिया, ट्रांजैक्शन दी है 0.382 की, ठीक है। फिर उसके बाद नेव लिंक्स हॉवर दे दिया है। उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स देखें, वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड, इसके अंदर भी मैंने वेरिएबल का यूज़ किया है। ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने देखें ट्रांसफॉर्म लगाया है और बैकग्राउंड लगाया। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। वेरिएबल्स देखें मैं आज पढ़ाया है, देन उसको वर्बली बताया था, देन मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट आपको कर दिखाया है। नेव बटन के ऊपर हॉवर लगाया है, ट्रांसफॉर्म लगाया है, और उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉमन के ऊपर। तो सेक्शन हमारे पास क्या है, पैडिंग मैंने लगाई है, सेक्शन हेडिंग, मैक्स विड्थ, मार्जिन, टेक्स्ट लाइन, सेंटर लगाया है, ठीक है। सेक्शन इसके मैंने अलग अलग पार्ट्स बना दिए ताकि हमारे पास क्या है वो क्लियर कोड और नीट एंड क्लीन कोड नज़र आ सके। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर देखें जो वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, मैंने क्लैंप लगाया है। तो इसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, 2 REM, 5 VW और 3.5 REM, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। लाइन हाइट क्या मैंने दी है, 1.1 की दी है। सेक्शन हेडिंग दी है, स्ट्रॉन्ग कलर दिया है, और वेरिएबल मैंने दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं बटन्स के। डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, डिस्प्ले आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, पैडिंग दी है, बॉर्डर दिया है, बॉर्डर रेडियस दिया है, कर्सर दिया है, पॉइंटर मतलब कि हमारा जो कर्सर है वो जाए तो वहाँ पे हाथ शक्ल का हाथ जैसा बना हुआ आ जाए, उसे कहा जाता है पॉइंटर। फॉन्ट वेट दिया है, ट्रांजैक्शन दी है जैसे हम लोगों ने दी थी। ये देखें मैंने बटन होवर लगाया है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट वाई का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर मैंने माइनस के अंदर वैल्यू दी है जिसको -3px दिया गया है। बॉक्स शेडो 0.012 px और 30px दिया है। RGB दिया है जो कि 0.3 है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी आ गया, ठीक है। प्राइमरी क्या है, वेरिएबल के नेम्स हैं, ठीक है। प्राइमरी, होवर, सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वेरिएबल मैंने आज कवर करवा दिए हैं।
ठीक है। अब कोई देखें रिडाल गार्डन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, रिडाल गार्डन लीनियर गार्डन यहाँ पे लगाया हुआ है, हीरो कंटेंट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। जो मैं आपको वर्बली बता चुका हूँ मैंने वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, इसके अलावा मैंने और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की हैं। ठीक है। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ अबाउट की तरफ। तो यहाँ देखें गेट वगैरह लगाया है, गैप दिया है, अबाउट कार्ड बनाया है। तो यहाँ देखें हम लोगों ने ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि कोई चीज़ बाहर ना आ जाए, कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ओवरफ्लो लगा दिया है। अच्छा, ओवरफ्लो लगाने के बाद अबाउट कार्ड लगाया है होवर, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म और अबाउट नंबर वगैरह, ये सारी वेब एप्लीकेशन के अंदर नंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने दी हैं, कोर्स गेट वगैरह सब कुछ, ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आते हैं, हम लोग नीचे चलते रहते हैं। जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। मेरा एक मेन मकसद है कि हम किस तरीके से कोड बना सकते हैं। आपको सोर्स कोड चाहिए होगा, अब मैं आपको सोर्स कोड दूंगा। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सपोर्ट दिखानी है, हमारे चैनल को ग्रो अप करना है। मैं बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ, बारीकी से एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। आपका राइट बनता है कि आप अभी हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचाया जा सके। देखें मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पर लगाई है, हर एक चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट की है और हर चीज़ इसके अंदर मैंने प्रॉपरली वर्क किया है, जो कि ज़ीरो CSS से लेके स्टेट्स से लेकर हर चीज़। देखें लीनियर गार्डियन, बॉट टॉप, स्टेट के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले लगाया हुआ है, हाइट लगाया हुआ है। इसके बाद मैंने टेस्टिमोनियल ग्रेड लगाया हुआ है, मैंने इसके अंदर टेस्टिमोनियल वेक्टर भी लगाया हुआ है, ठीक है। टेस्टिमोनियल P लगाया हुआ है, स्पैन लगाया हुआ है। प्राइसिंग के अंदर मैंने ये वेरिएबल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया है ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिर्फ अब जो मेन चीज़ होगी वो मैं ही आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कंटेंट टेक्स्ट एरिया दिया है, इसको रिसाइज करके वर्टिकल कर दिया है। अब हम आते हैं फुटर की। फुटर के होते हैं हमारे CSS के, जो हमारी वेबसाइट होती है उसके नीचे का हिस्सा। अब देखिए फुटर के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब ये देखेंगे मैंने की फ्रेम्स यहाँ पर दिए हैं, जो कि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको समझाए थे। यहाँ पे की फ्रेम्स मैंने दिए हैं, की फ्रेम्स फ्लोट ओवर पर दिया है, यहाँ पे मैंने मीडिया दिया हुआ है। देन अब यहाँ पे मोबाइल का आ गया है, मोबाइल मीडिया मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से ये मोबाइल के अंदर भी वर्क करेगा, ठीक है। ये मोबाइल का सेक्शन आ गया। देन अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए मैंने टोटल इसके अंदर क्या लगाया हुआ है, मीडिया लगाया हुआ है और इसके अंदर और कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो चलें अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ, हम चल के चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से ये नज़र आता है। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो देखेंगे हमारी एक वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। इसके अंदर सिर्फ अभी लोगो नहीं लगा हुआ, बाकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। देखें ये अबाउट वगैरह सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये हमारी ही बनाई हुई क्या है, एक वेबसाइट है जो कि हमने अभी बनाई है। किससे, जो हम लोगों ने सीखा है HTML कोर्स को, सिर्फ इसके अंदर HTML और CSS लगा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो ये देखें ये किस तरीके से होवर लग रहा है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, कितना अच्छा ये इन्वायरमेंट इसने क्रिएट किया है, कितना अच्छी तरीके से ये बना है। तो ये था हमारा CSS का सफ़र, ठीक है, जो कि आज इख्तिताम पे पहुँचता है। अच्छा, एक बात और मैंने आपसे करनी थी कि आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करना लाजमी है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो हमें पसंद कर रही है, ताकि हम और न्यू वीडियोस और बहुत सारी डिटेल्स के अंदर वीडियोस अपलोड कर सकें। तो गाइस फाइनली हमारा CSS कंप्लीट कोर्स सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। इस सीरीज़ में हमने CSS के बेसिक लेवल से लेकर एडवांस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलपमेंट तक कवर किया। अब आप HTML CSS के कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, CSS सिर्फ प्रॉपर्टीज़ याद करने का नाम नहीं है, रील
रियल स्किल तब आती है जब आप इन प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके कंप्लीट लेआउट बना सकें। आज का फाइनल प्रोजेक्ट हमने एग्जैक्टली वही किया है, HTML और CSS को कंप्लीट किया है। अगर सीरीज़ हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और अपनी स्टैटिस्टिक वेबसाइट को इंटरेक्टिव और फंक्शनल बनाएंगे। वैम्पायर इंस्टीट्यूट का साथ लर्निंग कंटिन्यू रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।